हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने रिवोल्ट एक्ट में पढ़ा था, उस टाइम में हमने ये देखा था कि जो इन कांग्रेस का सेशन होता है सितंबर 1920 में, और उस टाइम पे जो गांधी जी हैं वो कुछ लीडर्स को कन्विंस कर लेते हैं कि हमें अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है, खिलाफत के सपोर्ट में भी और स्वराज के लिए भी। और तो उसकी जो नींव है एक्चुअली में वो सितंबर 1920 में रखी गई कि भाई हमें, मतलब उन्होंने ये बात रख दी अपने लीडर्स के सामने कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट करनी ही होगी, क्योंकि इसके बिना हमें स्वराज नहीं मिल सकता। तो जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज 1909 में। तो उन्होंने इसमें एक बात कही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, कि कैसे ये हुआ और कैसे ये इस्टेब्लिश हुई और क्या इसके इफ़ेक्ट पड़े। तो वहाँ से ये लिया गया है हिंद स्वराज। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो महात्मा गांधी जी की बुक थी वो कौन सी थी? हिंद स्वराज थी। हिंद स्वराज के राइटर कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। तो उन्होंने डिक्लेयर ये किया था उस बुक में कि भाई जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे कोऑपरेशन से इस्टेब्लिश हुआ है। तो एक्चुअली में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसके पीछे आइडिया क्या था, वो क्वेश्चन बनता है इस पार्ट से यहाँ पे, कि भाई क्या आइडिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे ये आइडिया था कि जो अंग्रेज आए हैं इंडिया में, तो वो हमारे कोऑपरेशन की वजह से आए हैं। अगर हमें उन्हें व्यापार नहीं करने देते, अगर हम उनको राइट्स नहीं देते, अगर हम उनको कोऑपरेट नहीं करते, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग्स में, बहुत सारे ऑफिसेज में जो इंडियन वर्कर्स ही काम करते थे, बट वो एक ब्रेन वॉश कर देते थे उनका, या फिर उनके रूल के अकॉर्डिंग वो काम करते थे। तो वो एक कोऑपरेशन था। अगर हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो एक साल के अंदर हम अपना स्वराज पा सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। तो ऐसा था वीव और ऐसा था आइडिया महात्मा गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर आता है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कैसे एक मूवमेंट बनी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे एक मूवमेंट बनी। तो वो डिफरेंट स्टेजेस में अनफोल्ड करी गई, मतलब ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था। और उनके लिए स्वराज का मतलब बस एक आज़ादी पाना था, इंडिपेंडेंस था। पर अलग अलग जो लोग थे उनके लिए जो स्वराज का मतलब अलग अलग था, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें फेस कर रहे थे। तो इसने बाद में डिफरेंट मोड ले लिया। बट स्टार्टिंग में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कैसे मूवमेंट बनी, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और इसमें आता है कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंट फोल्ड में ओपन अप हुई। तो गांधी जी ने प्रपोज किया था कि जो मूवमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेस में क्या होगी, अनफोल्ड होगी। मतलब कि पहले स्टेज में हम ऐसी मूवमेंट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। तो ये सबसे पहले इसमें सरेंडर करना था टाइटल्स का। जो गवर्नमेंट के अवार्ड्स दिए गए थे, बड़े बड़े नेशनलिस्ट को जो अवार्ड मिले थे, जो टाइटल्स मिला था, सबसे पहले उसको सरेंडर करना था। और सिविल सर्विस को बाइकआउट करना था, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, स्कूल को और फॉरेन गुड्स को क्या करना था, बाइकआउट करना था। फिर अगर गवर्नमेंट अगर रिप्रेशन लगाती है ये सब करने के बाद, तो हम क्या करेंगे ये भी डिसाइड कर चुके थे गांधी जी। तो उन्होंने बोला अगर रिप्रेशन करती है, हमें दबाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो एक फुल सिविल डिसओबीडेंस कंपेनियन चलाया जाएगा। और थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टॉल्ड एक्सटेंसिवली एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने और शौकत अली ने टूर किया बहुत मेजर लेवल पे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज किया ताकि वो सपोर्ट करें इस मूवमेंट पे। तो बाइकआउट का मतलब क्या होता है? बाइकआउट का मतलब होता है जब हम रिफ्यूज़ कर देते हैं आइडियल्स को, जब हम रिफ्यूज़ कर देते हैं किसी डील को, या फिर उस एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी, और किसी
पर्टिकुलर ग्रुप के या कम्युनिटी के लोगों के साथ एसोसिएट होने से मना कर देते हैं। जैसे अंग्रेज़ों के साथ एसोसिएट होने से मना कर दिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, उनको उनके काम करने से मना कर दिया गया था, उनके ऑफिसेज में काम करने से मना कर दिया था, उनकी पुलिस सर्विस लेने से मना कर दिया था, कोर्ट्स में जो भी इंडियन जो वर्कर्स थे, जो भी लॉयर्स वगैरह थे, उन्होंने काम करना से मना कर दिया था। एंड पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी दैट इज़ कंडक्टेड बाय द इंग्लिश मैन। एंड और ख़रीदने से, चीज़ें यूज़ करने से, जो भी फॉरेन गुड्स थी, जो भी इम्पोर्ट हो रही थी इंडिया में, उन सब को यूज़ करने से जो है बाइकआउट कर दिया गया था। तो ये एक फॉर्म होता है प्रोटेस्ट का, जिसके थ्रू जो लोग हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को मनवाते हैं। तो ये था कि भाई कैसे ये एक मूवमेंट बनी। एक फिर आता है क्वेश्चन कि क्या कन्फ्लिक्ट थे अलग अलग कांग्रेस लीडर्स के बीच में इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेके, और क्या इसकी लिमिटेशंस थी, और क्या प्रॉब्लम जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फेस करनी पड़ी इम्प्लीमेंटेशन से पहले, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो क्या था कि बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर थे वो इस प्रपोजल से, जो कौन सा प्रपोजल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था उसके बारे में थोड़े कंसर्न थे। वो दे वर रेलुक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920। वो नहीं बायकॉट करना चाहते थे काउंसिल का इलेक्शन, जो ये बोला गया था कि भाई नवंबर 1920 में वो होगा। एंड दे फियर दैट मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, और उनको ये पता था कि भाई मूवमेंट होगी तो वायलेंस तो होगी ही। बट जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीसफुली वे से वो जो करने का मतलब प्लान बनाया था। तो बहुत सारे लीडर ये मानते थे कि भाई वायलेंस भी होगी और हमें काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, जो कि नवंबर 1920 में हो रहे हैं। In the month between September and December there were an intense tussle within the Congress। तो कांग्रेस के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था सितंबर दिसंबर के टाइम पे, और तब जाके जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये जनवरी में जाके लागू हो पाई थी। फॉर ए वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट। कुछ टाइम तक तो कोई मीटिंग पॉइंट भी नहीं मिल रहा था उन लीडर्स के बीच में जो सपोर्ट कर रहे थे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और जो ओपोनेंट थे मूवमेंट के और अपोज कर रहे थे इस मूवमेंट को। फाइनली कांग्रेस सेशन होता है नागपुर में इन दिसंबर 1920, और एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है उन लीडर्स के थ्रू जो पहले अपोज कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है, कौन सा कांग्रेस सेशन हुआ था जिसमें नींव रखी गई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो वो है हमारा कलकत्ता सेशन, जो हुआ था सितंबर 1920 में, जिसमें महात्मा गांधी ने लीडर्स को कन्विंस कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत फॉर स्वराज। फिर दूसरा सेशन जो हुआ था वो उसमें हमारी नींव रखी गई थी, और दूसरा सेशन जो हुआ था उसमें हमारा जो लीडर्स हैं उन्होंने इस मान गए थे वो सपोर्ट करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाइनली अडॉप्ट कर ली गई थी। तो क्वेश्चन आते हैं पहले कि भाई जो एडवाइज्ड कमेटी कौन सी थी। एडवाइज्ड कमेटी का मतलब है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एडवाइस दे रही थी कि हमें स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो सितंबर 1920 में हुई है, वो ये कोलकाता में, और जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था वो हुई थी नागपुर में इन दिसंबर 1920 में, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था फाइनली। बट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कब लागू हुई, जनवरी में, जनवरी 1921 में वो जाके लागू होती है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें तो हमने ये पढ़ा कि भाई जो नींव इसकी कब रखी गई, और ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एडवाइजरी कमेटी कब बनी, और भाई महात्मा गांधी जी के का आइडिया क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और वो आइडिया उनकी जो बुक है हिंद स्वराज उसमें एक्सप्लेन किया गया, वहाँ से पिकअप किया है कि हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है कि भाई उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे क्या आइडिया था और उन्होंने क्यों चलाई थी, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है कि भाई ये मूवमेंट कैसे एक मूवमेंट बनी, तो वो आता है कि डिफरेंट स्टेज में ओपन अप होनी थी। पहले जितने भी अवार्ड थे वो
वो गवर्नमेंट को वापस करने थे, फिर उसके बाद बाइकआउट करना था, फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट हमें दबाती है तो हमें एक डिसओबीडेंस कंपेनियन चलाना था। डिसओबीडेंस कंपेनियन का मतलब है कि हम जो सरकार के नियमों को मानने से मना करते हैं, और वो एक थोड़ा सा वॉयलेंट तरीका हो जाता है, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो एक नॉन वॉयलेंट तरीका था। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि कैसे ये एक मूवमेंट बनी। फिर उसके बाद आता है कि क्या इसमें प्रॉब्लम फेस हुई, इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। तो वो कांग्रेस लीडर के बीच में ही एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। वो नहीं चाहते थे कि वो काउंसिल के इलेक्शन को बाइकआउट करें, और वो उनको लगता था कि ये वॉयलेंट रूप ले लेगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट बाद में वो मान गए। तो ये कब अडेप्ट करी, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो अडेप्ट की नागपुर में दिसंबर 1920 में। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो अनफोल्ड हुई। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हुई। जैसे अगर हम टाउन में देखेंगे इसके बारे में कि वो कैसे अनफोल्ड हुई, हम देखेंगे कि कंट्री साइड में ये कैसे चली और क्या इसके इफ़ेक्ट हुए इकोनॉमी में, कंट्री साइड में इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा अथवा टाउन में इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, फिर उसका रिजल्ट क्या रहा, और ये कैसे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे ख़त्म हुई और कैसे इसको बंद किया गया, और इसमें पार्टिसिपेट किन किन लोगों ने किया, और डिफरेंट सोशल ग्रुप के लिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका आइडिया क्या था। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये जो पिक्चर है ये दिखा रही है कि कैसे बाइकआउट किया था फॉरेन गुड्स को, क्लोथ्स को। यहाँ पे चरखा दिखाया जा रहा है कि भाई हम फॉरेन क्लोथ्स को जो बाइकआउट करके हम खादी को खरीदेंगे, उसको पहनेंगे। तो ये जो स्वदेशी अभियान जो चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन अभियान जो चल रहा था, उसमें ये पिक्चर दिखाई गई है। फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मूवमेंट टाउन्स में कैसे, कौन सी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। टाउन्स में हमारी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली रहती है, जो थोड़े एजुकेटेड लोग होते हैं, थोड़े वेल्दी लोग होते हैं, वो रहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि भाई जो टाउन्स में जो लोग थे उनमें उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, उनके लिए क्या मतलब था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, स्वराज का क्या मतलब था, और कैसे कैसे उन्हें प्रॉब्लम आई, इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट पड़ा, और बाद में ये क्यों बंद कर दी गई। तो जो नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट है वो बिगिन हुई 1921 में, जनवरी 1921 में, क्योंकि जो हमने देखा कि दिसंबर 1920 में तो इसको अडेप्ट कर किया गया था, तो एक महीना बाद इसको लागू किया गया। तो जो मूवमेंट है टाउन में, उसमें जब मूवमेंट होती है टाउन्स में तो वहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करता है, मिडिल क्लास पार्टिसिपेट करती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भाई मिडिल क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, या फिर टाउन्स में। अगर एक शॉर्ट नोट आ जाता है कि भाई टाउन्स में कैसे मूवमेंट हुई, तो अगर टाउन्स में कैसे मूवमेंट हुई ये क्वेश्चन आता है तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई वहाँ पर मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, फिर इकोनॉमी पे इसका ये इफेक्ट पड़ा था और ये ऐसे बंद हुई थी। ये पूरा हमें शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मेन पॉइंट्स होंगे वो। बट अभी यहाँ पे अगर हम इसको पार्ट्स में पढ़ें तो फर्स्ट आता है हमारा कि मिडिल क्लास ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया था, मिडिल क्लास ने कैसे रिएक्ट किया था टाउन्स में इस मूवमेंट को लेके। उन्होंने, स्टूडेंट ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ दिया था और कॉलेज को छोड़ दिया था। हेडमास्टर थे, जो टीचर थे इंडियन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और लॉयर्स जो थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिस करने से भी मना कर दिया था। तो जो काउंसिल इलेक्शन है वो भी बाइकआउट कर दिए गए थे बहुत सारी प्रोविंस में। प्रोविंस होते हैं प्रांत, बट मद्रास में जो इलेक्शन है वो बाइकआउट नहीं किए गए थे, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टी थी जिसको बोला जाता है जस्टिस पार्टी, और ये जो पार्टी थी इसमें थे द पार्टी, ये पार्टी थी नॉन ब्राह्मण लोगों की। और जो नॉन ब्राह्मण लोग थे वो ये सोचते थे कि काउंसिल में एंटर करके हमें कुछ पावर मिलेगी, और पावर मतलब जब हमें मिलेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो उनको लगता था कि काउंसिल में एंटर करना उनके लिए अकेला एक ऐसा रास्ता है जिससे उन्हें कुछ पावर मिल सकती है। तो उनको ये लगता था कि बस ब्राह्मण ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर है और वही कुछ मतलब कर सकते हैं। तो हमारे पास पावर नहीं है क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं है, तो हम अगर काउंसिल इलेक्शन जीत जाते हैं तो हमें पावर मिल जाएगी। तो उनका ऐसा मानना था। तो मद्रास में
जो प्रोविंशियल जो इलेक्शन है वो यहाँ पे बाइकआउट नहीं किए गए थे। तो कौन सी ऐसी स्टेट, कौन सा ऐसा प्रोविंस था, स्टेट नहीं आएगी उस टाइम पे, कौन सा ऐसा प्रोविंस था जिसमें बाइकआउट नहीं किया गया था, किसको, हम काउंसिल इलेक्शन को, तो वो था मद्रास। और किस पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया था, वो है जस्टिस पार्टी। और ये इस पार्टी में कौन थे, नॉन ब्राह्मण मेंबर थे इस पार्टी के। फिर यहाँ पे इफेक्ट आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा। इसका मतलब ये है कि भाई जो टाउन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, उस टाउन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। जैसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाइकआउट कर दी गई थी, लिक्वर शॉप्स को पिक्टेड कर दिया गया था। पिक्टेड का मतलब यहाँ पे है कि एक फॉर्म होता है ये डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रदर्शन करने का और प्रोटेस्ट करने की एक तरीका होता है, जिसके थ्रू जो लोग हैं वो किसी भी जो शॉप होती है, फैक्ट्री होती है, कोई भी ऑफिस होता है, उसका जो दरवाज़ा होता है या फिर कोई एंट्रेंस गेट होता है या एंट्रेंस पॉइंट होता है, उसको वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे अभी भी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए शहरों में जो एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पे नाकाबंदी कर देते थे, सेम ये पिक्ट जो है ये यूज़ किया जाता था। तो जो फ़ॉरेन क्लोथ्स थे वो बहुत अब ज़्यादा अमाउंट में जला दिए गए, और जो जब वो जला दिए गए और लोग विदेशी चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो विदेशी चीज़ों का इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। तो जो इंपोर्ट था फ़ॉरेन गुड्स का वो आधा रह गया 1921 से 1922 में, एक साल के अंदर वो जो इंपोर्ट था वो आधा रह गया। जब इंपोर्ट आधा रह गया तो उनकी वैल्यू जो है, उनका प्राइस जो है, जो उनकी जो यहाँ से वो इंडियन मार्केट से जो पैसा कमा रहे थे वो भी क्या रह गया, आधा रह गया। 1921 में वो 102 करोड़ का सामान बेच पाते थे, कपड़े वगैरह जो भी। एंड 1922 में जब उनका जो सामान ही नहीं खरीदा जा रहा था, बाइकआउट कर दिया, तो उनका जो प्राइस है वो 57 करोड़ और उनकी वैल्यू जो है 57 करोड़ रहेगी। बहुत सारे ऐसे प्लेस थे जहाँ पे मर्चेंट और ट्रेडर्स थे, उन्होंने फ़ॉरेन गुड्स का व्यापार करने से मना कर दिया था कि भाई कोई भी विदेशी चीज़ आएगी तो ना तो हम विदेशी चीज़ों को खरीदेंगे ना बेचेंगे, और उनका व्यापार नहीं करेंगे जो भी विदेशी चीज़ों से रिलेटेड है। एज द बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड तो पीपल जो है जो इम्पोर्टेड क्लोथ है उनको डिस्कार्ड करने लगे और बस इंडियन क्लोथ्स को, खादी वगैरह को अपनाने लगे और उन्हीं को पहनने लगे। इसकी वजह से हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो बूस्टअप होगी। बूस्टअप कैसे होगी, अगर इंडियन चीज़ों को खरीदेंगे लोग तो इंडियन चीज़ें ज़्यादा बनेंगी ना। तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, और हैंडलूम्स जो है, हथकरघा व्यापार जो है वो भी उसमें भी बढ़ोतरी हुई। तो इंडिया को इसमें इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ, और जो फॉरेन जो व्यापारी थे और उनको नुकसान होता है इसमें। तो इकोनॉमी पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर क्वेश्चन आता है कि टाउन में ये मूवमेंट होने के बाद ये क्यों स्लो डाउन होगी और क्या इसकी लिमिटेशन रही। और तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये धीरे धीरे ये स्लो डाउन होगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा रीज़न थे। फर्स्ट तो ये था कि खादी का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता था, क्योंकि उसको चरखे पे काटा जाता था, उसको टाइम लगता था बनने में, तो वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बन पाता था, इस वजह से वो एक्सपेंसिव था। बट जो मील क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही मासिव प्रोडक्शन होता है। मासिव प्रोडक्शन का मतलब है एक लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है मील क्लोथ्स का, क्योंकि मशीनों से बनता है। एंड पुअर, तो इसलिए जो गरीब लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे खादी को, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मील के बने कपड़ों को वो बाइकआउट नहीं कर सकते थे। और सिमिलरली जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से, जैसे स्कूल लगा लो, कॉलेज लगा लो, और जैसे कोर्ट लगा लो, तो इन सब को बहुत ज़्यादा टाइम तक बाइकआउट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनकी पे वहाँ से आती है, और स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो इस मूवमेंट के लिए एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसे अगर आज के टाइम पे हम देखें, जैसे चाइना की ऐप अगर जो बाइकआउट की गई और बोलें तो बैन की गई, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया। जब तक टिकटॉक का अल्टरनेटिव नहीं था तो लोग टिकटॉक ही यूज़ करते थे, बट जब उसका एक अल्टरनेटिव आ गया तो लोग इंडियन ऐप्स को यूज़ करने लगे। तो एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है लोगों को विदेशी चीज़ों से बचाने के लिए। सेम अगर हम जैसे एडिडास पहनते हैं, नाइक की पहनते हैं, तो जो भी हम ब्रांड यूज़ करते हैं, जो भी हमारे इंडियन ब्रांड नहीं है, तो मेड इन कॉन्सेप्ट इंडिया को भी अगर पूरा करना है तो भी उसके लिए एक अल्टरनेटिव होना चाहिए कि भाई हमारे ये कपड़े हैं, इतने ड्यूरेबल हैं, इतना इतना इनका प्राइस है,
तो लोग इंडिया के बने माल को खरीदेंगे और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो वही है कि उस टाइम पे भी इस मूवमेंट को सक्सेसफुल होते देखने के लिए एक अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सेटअप किए गए, सो डैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। दीज वर्स द रीज़न जिसकी वजह से जो ये मूवमेंट थी वो टाउन्स में स्लो डाउन होगी। सो स्टूडेंट और टीचर जो हैं वो दोबारा से गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे, लॉयर्स ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। ये इसकी लिमिटेशन रही टाउन्स में। फिर देखते हैं रेबेलियन इन द कंट्री साइड, कि विद्रोह जो है वो कंट्री साइड में कैसा फैला और जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कैसे फैली। तो कंट्री साइड वो एरिया है जो कंट्री से थोड़ा बाहर होता है, जैसे गांव वाँव वाला एरिया। तो यहाँ पे जो स्ट्रगल था वो किसका स्ट्रगल था, जो हमने टाउन्स में पढ़ा वो मिडिल क्लास का स्ट्रगल था। तो किसानों ने कैसे स्ट्रगल किया और जो ट्राइबल कस्बों वाले जो लोग थे उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। तो यहाँ पे आता है कंट्री साइड में स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। जो डिफरेंट जो पार्ट्स थे इंडिया के उसमें जो विद्रोह है वो पनप रहा था। अगर हम अवध की बात करें तो वहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनका नेतृत्व किया बाबा रामचंद्र ने, जो कि एक सन्यासी थे। वो पहले कहाँ पे गए थे, ही हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंटर लेबर। यहाँ से जो है वर्कर्स थे, जो लेबर थे, उनको बंदी बना के लेके जाया जाता था फिजी वगैरह में, जहाँ पे भाई अपनी रबड़ वगैरह वाला जो व्यापार, मतलब जो भी वो प्लांटेशन वगैरह करते थे, रबड़ पैदावार जो करते थे। तो वहाँ से वो बाबा रामचंद्र वापस आ गए थे, वो एक सन्यासी थे। तो उन्होंने नेतृत्व किया था अवध के किसानों का। तो यहाँ पे उन्होंने अवध के किसानों का नेतृत्व क्यों किया था, क्या मूवमेंट थी उनका, क्या स्वराज का मतलब था। तो उनकी जो मूवमेंट थी वो तालुकदार्स के अगेंस्ट थी और लैंड लॉर्ड्स जो जमींदार होते हैं उनके अगेंस्ट थी। और वो क्या कह रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे, हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सऑर्बिटेंटली हाई रेंट्स, क्योंकि वो पीजेंट्स से जो किसान थे उनसे हाई रेंट ले रहे थे, क्योंकि पट्टे पे ज़मीन लेते थे पहले किसान जमींदारों से, लैंडलॉर्ड से, और उसके बदले में जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई रेंट उनसे लेते थे। और बहुत सारे अदर केस भी थे इसमें। पीजेंट्स हैड टू बगार, बगार पे भी एक क्वेश्चन आता है कि बगार क्या होती है। ये एक लेबरिंग वे ही होता है, बट ये फोर्सफुली करवाया जाता है। लेबर डेट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के काम करवाना ही बेगार है। तो वो जो वहाँ के किसान थे उनको बेगार करनी पड़ती थी और लैंडलॉर्ड्स के फार्म में बिना किसी पेमेंट के काम करना पड़ता था। तो वो उसके अगेंस्ट मूवमेंट चला रहे थे। एज टेनेंट they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land। और उनको ना ही कोई सिक्योरिटी दी जाती थी, ना ही उनका कोई जो राइट होता था उस लैंड के ऊपर। तो उन्होंने पीजेंट्स ने जो जिसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, उन्होंने मूवमेंट जो चलाई वो रिवेन्यू को कम करने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए और बेगार पे प्रतिबंध लगाने के लिए चलाई थी। और सोशल बाइट इसके, और उस मूवमेंट में उन्होंने क्या कर लिया था, जो ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड थे, ओप्रेसिव मतलब दबाने वाले जो लैंडलॉर्ड थे जो दबा रहे थे किसानों को, उनका सोशल बाइकआउट कर दिया था। बहुत सारे प्लेसेस पे तो नाई और धोबी बांस जो है वो स्टार्ट की गई एज मूवमेंट के नाम पे। मतलब कि इस मूवमेंट को जो नाई और धोबी ने बोली उसको नाई धोबी बांस बोला गया है। और इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, ये पंचायत में ऑर्गेनाइज किए गए, जिसके थ्रू उन्होंने बाइकआउट कर दिया किसको, लैंडलॉर्ड्स को सर्विस देने से, ना ही बार्बर की सर्विस, ना ही वॉशरमैन की सर्विस। तो इस तरह उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को क्या किया, बाइकआउट किया। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग, उन्होंने जो गांव थे उनका दौरा करना शुरू कर दिया जो कि अवध में थे, और विलेजर्स थे उन्होंने बात करनी शुरू कर दी और उनके जो दुख था, उनकी जो पीड़ा थी जिससे वो गुजर रहे थे उसको समझना शुरू कर दिया। तो अक्टूबर में ओद किसान सभा की स्थापना हुई। इन अक्टूबर 1920 की बात करी जा रही है ये, जब ओद किसान सभा की स्थापना हुई। और इसके जो मेंबर थे वो थे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू और कुछ और लोग थे। तो ओद किसान सभा कब सेटअप की गई, अक्टूबर में सेटअप की गई। और इसके जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग थे। फिर धीरे धीरे ये इतनी फैल गई ये किसान सभा कि 300 ब्रांच के लगभग इसकी बन गई और डिफरेंट विलेजेस में ये फैल गई। तो
कांग्रेस का जो इफ़र्ट था वो ये इफ़र्ट था कि वो इस अवध के जो किसानों का स्ट्रगल है उसको इंटीग्रेट करना चाहते थे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, ताकि एक वाइडर स्ट्रगल उभर के ये सामने आए। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद। बट बाद में जो पीजेंट्स की जो मूवमेंट थी वो इस तरह से उभरी कि कांग्रेस लीडर उससे खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि जो मूवमेंट थी किसानों की वो तो किसके अगेंस्ट थी? ताल्लुकदारों के अगेंस्ट थी, मर्चेंट्स के अगेंस्ट थी। और उन्होंने ताल्लुकदार के जो घर थे और मर्चेंट्स के जो घर थे उन पर अटैक किया था। बाजार जो थे वो किसानों ने लूट लिए थे, और जो गोदाम थे, ग्रेन होल्ड्स थे जो, उन पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। बहुत सारे प्लेस पे जो लोकल लीडर थे उन्होंने they told peasants that Gandhiji had declared that no tax were to be paid and land was to be distributed among the poor। तो कुछ लोगों पे किसानों तक ये न्यूज़ पहुंचती है कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि किसानों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उनकी ज़मीन उनको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो जो नेम है महात्मा का वो इन्वोक्ड हुआ सेक्शन में, इन्वोक टू सेक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। तो सारे एस्पिरेशन और जितना भी एक्शन किसानों ने जितनी भी मूवमेंट की उसमें सब में महात्मा गांधी जी का जो नाम है वो इन्वोक्ड होगा। तो यहाँ पे जो कांग्रेस थी वो किसानों से खुश क्यों नहीं थी? जो उनकी मूवमेंट थी उससे खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो जमींदारों को बाइकआउट कर रही थी और जमींदारों को साथ लेके चलना चाहती थी कांग्रेस। तो इसलिए यहाँ पे उनके बीच में क्या था, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट था। पर बाद में जो नाम है इस एक्शन का और इस एस्पिरेशन का, ये किसको इन्वोक किया गया? महात्मा गांधी जी को। ये एक लेटर है जो कि जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी के वॉल्यूम 1 से, जो कि सर्वपाली गोपाल ने लिखी है, उसमें एक्सप्लेन है। ऑन 6 जनवरी 1921 जो पुलिस थी वो यूनाइटेड प्रोविंस में फायर कर रही थी किसानों के ऊपर रायबरेली में। तो जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे जाना चाहते थे पर उनको रोक दिया गया। तो जो जवाहरलाल नेहरू है वो बहुत ही एजिटेटेड थे, बहुत ही गुस्सा थे। तो उन्होंने बाद में जब मीटिंग की और देखा कि किसान कितने शांत हैं, तो उन्होंने उनसे ये चीज़ सीखी और उन्होंने क्या किया, उनका नेतृत्व किया, उनको हेड किया और पीसफुली जो किसान हैं वो डिस्पर्स्ड हो गए अलग अलग इलाकों में नॉन वोलेंट तरीके से। तो ये एक्सप्लेन किया गया है। फिर ट्राइबल पीजेंट्स जो थे, ये तो हमने पढ़ा कि किसानों ने, क्योंकि कंट्री साइड में मैंने सबसे पहले बोला कि कंट्री साइड में जो स्ट्रगल था वो था पीजेंट्स का और ट्राइबल लोगों का। तो पीजेंट्स का हमने समझ लिया कि अवध में कैसे पीजेंट्स ने, किसानों ने कैसे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फिर अब आता है ट्राइबल लोगों ने कैसे, ट्राइबल पीजेंट्स ने कैसे महात्मा गांधी के मैसेज को, कैसे उन्होंने स्वराज के आइडिया को इंटरप्रेट किया। तो उनका जो स्वराज का आइडिया था वो अलग था महात्मा गांधी जी के आइडिया से। क्यों अलग था? क्योंकि सबकी जो प्रॉब्लम थी वो अलग थी। अगर तो In the Godam Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920। 1920 के दशक में जो एक मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हो रही थी गुडम हिल्स में आंध्र प्रदेश की, वो थी मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो थी वो वॉयलेंट मूवमेंट थी, जिसमें वो वॉयलेंट का पाथ अपनाते थे। पर जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी वो नॉन वॉयलेंट मूवमेंट थी और वो शांतिपूर्वक ढंग से थी। तो ये जो मूवमेंट थी, मिलिटेंट गुरिल्ला जो मूवमेंट थी, ये कोई फॉर्म नहीं था उस स्ट्रगल का जो कांग्रेस जिनने अप्रूव किया था। क्योंकि कांग्रेस ने क्या अप्रूव किया था कि नॉन वॉयलेंट मूवमेंट होगी, शांति पीरियड ढंग से होगी। हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन। क्यों? और उन्होंने ये गोरिल्ला मूवमेंट क्यों चलाई थी? क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी और अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने जो फॉरेस्ट एरिया था उसको बंद कर दिया था और लोगों को उसको उस फॉरेस्ट में एंटर करने से मना कर दिया था कि ना तो आप अपनी गाय भैंस वहाँ पे जला सकते हो, ना ही ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकते हो, ना ही वहाँ से फ्रूट इकट्ठा कर सकते हो। तो इस चीज़ ने जो हिल पीपल थे और जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग थे उनको गुस्से से भर दिया, क्योंकि उनकी दैनिक जो जीवन था वो इससे अफेक्ट हुआ था। क्योंकि वो बरसों से उन जंगलों में रह रहे थे, वहाँ पे गाय भैंस चरा रहे थे, वहाँ से ईंधन इकट्ठा कर रहे थे, वहाँ से अपने फल सब्जियाँ इकट्ठा कर रहे थे। तो उनकी जो जीवचर्या है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो वो बोले कि ऐसा करके सरकार ने हमारे ट्रेडिशनल जो राइट्स हैं उनको डिनाई कर दिया है। जब जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको फोर्स किया बेगार करने के लिए, रोड बिल्डिंग पे बेगार क्या थी जिसमें वो पे नहीं देते थे
और फोर्सफुली जो है लोगों से काम करवाते थे। तो जो पहाड़ी इलाके के लोग थे वो किस पे उतर आए, विद्रोह पे उतरवाए। तो जो पर्सन था जो उनका नेतृत्व कर रहा था और जो उनको लीड कर रहा था वो था एलूरी सीताराम राजू, जो जिसने ये क्लेम किया था कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर है और वो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता है, वो लोगों को हील कर सकता है और वो बुलेट लगने के बाद भी सर्वाइव रह सकता है। तो जो रिबेल्स है जो प्रोक्लेम्ड की गई थी उस राजू के थ्रू, अलूरी सीताराम राजू के थ्रू, जो जिसको ये प्रोक्लेम किया गया था कि वो भगवान का ही एक अवतार है। तो उसने राजू ने जो बात की महात्मा गांधी जी से और वो इंस्पायर हुआ उनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, और उन्होंने लोगों को बोला कि भाई तुम खादी पहनो और तुम ड्रिंकिंग छोड़ दो। बट उसने ये बोला कि इंडिया को लिबरेट तब तक नहीं करवाया जा सकता जब तक फोर्स यूज़ नहीं किया जाएगा, नॉन वायलेंट तरीके से इंडिया को आज़ादी नहीं मिल सकती। तो जो गुडेम रिबेल अटैक्ट पुलिस, तो जो गुडेम था वो मिलिटेंट एक मूवमेंट थी जिसमें उन्होंने वॉयलेंस का तरीका अपनाया था, इसलिए उन्होंने रिबेल करने टाइम अटैक किया था पुलिस स्टेशंस को और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल को मारने की कोशिश की थी। तो इस तरह उन्होंने गुरिल्ला वेयरफेयर ने स्वराज को अचीव करने की कोशिश की थी। फिर बाद में जो राजू है वो कैप्चर कर लिया गया एंड एग्जीक्यूट किया गया इन 1924। तो ये था कि भाई ट्राइबल लोगों ने कैसे गोडम हिल्स में आंध्र प्रदेश में कैसे उन्होंने मूवमेंट चलाई, तो उनका नॉन वायलेंट तरीका था। तो कंट्री साइड में दो मूवमेंट आती हैं कि भाई पीजेंट्स ने कैसे चलाई और ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने कैसे मूवमेंट चलाई। तो एक वायलेंट थी, एक नॉन वायलेंट तरीके से थी, और एक में जवाहरलाल नेहरू ने उनका नेतृत्व किया था, एक में अलूरी सीताराम राजू ने किया था जो कि वायलेंट तरीका था, एक मिलिटेंट ग्रुप था वो। तो फिर उसके बाद आता है कि स्वराज, प्लांटेशन में स्वराज का क्या मतलब है। प्लांटेशन में जो लोग थे वो थे आसामी लोग थे, और वो असम में क्या है, चाय के बागान होते हैं, तो उनको फ्रीडम नहीं दी गई थी। प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, फ्रीडम से मतलब था उनका, स्वराज से मतलब था कि वो फ्रीली आ जा सकें उस प्लेस में जहाँ पे उनको बंद करके रखा गया है, और वो अपना जो लिंक है अपने गांव से रख सकें जिससे वो आए हैं। बट उन पे एक कानून लागू कर दिया गया था, उसको बोलते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 और क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। तो जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, इसके अकॉर्डिंग जितने भी प्लांटेशन वर्कर थे जो भी वहाँ पे प्लांटेशन में काम करते थे चाय के बागानों में, जो कि असम में था, उनको परमिट नहीं किया गया था कि वो कभी भी चाय के बागानों को छोड़ के नहीं जा सकते थे बिना परमिशन के, बट उनको परमिशन भी बहुत रेयरली दी जाती थी। तो उन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उन्होंने जो अथॉरिटी है उसके जो कानून है उनको मानने से इनकार कर दिया और प्लांटेशन को छोड़ के वो अपने घर की तरफ रुख कर लिया। उनको ये यकीन था कि जो गांधी राज आया है तो उनको अपनी जो ज़मीन है गांव में वापस मिल जाएगी, बट वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, वो पकड़ लिए गए पुलिस के थ्रू और बुरी तरह से पीटे गए। तो इस मूवमेंट का जो विजन है वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, क्योंकि जैसे हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था और सबके लिए जो मूवमेंट का मतलब अलग अलग था, क्योंकि उस टाइम पे सब जो पीजेंट्स की बात करें, ट्राइब्स की बात करें, तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसी कोई मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, प्रेस इतनी ज़्यादा उभरी हुई नहीं थी, और ना ही सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि जो महात्मा गांधी जी का जो स्टेजेस में अपहोल्ड करने की बात उन्होंने बोली है कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टेजेस में अपहोल्ड करेंगे और ऐसे ऐसे मूवमेंट होगी, तो वो सब तक नहीं फैल पाई थी। तो सब ने अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया, जैसे उनके स्ट्रगल थे वैसे उन्होंने विद्रोह किया। They interpreted the term स्वराज in their own way, imagining it to be time when all suffering, और जितने भी उनके ट्रबल्स हैं वो चले जाएंगे। Yet जब ट्राइबल्स थे उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम गुनगुनाया और स्लोगन्स जो हैं वो रेज किया, और वो स्लोगन थे स्वतंत्र भारत। वो इमोशनली जो है रिलेट कर रहे थे इंडिया का जो एजिटेशन है उसके साथ, वो गुस्सा जो फूट रहा था उसके साथ वो इन स्लोगन्स के साथ
रिलेट कर रहे थे। वैन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक देयर मूवमेंट टू डैट ऑफ द कांग्रेस दे वर आइडेंटिफाई विद दिस मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम अपनी मूवमेंट्स में लिया था और उन्होंने महात्मा गांधी जी के स्लोगन्स गाए थे, इसलिए उनको इस मूवमेंट का हिस्सा माना गया। और इस मूवमेंट में जब भी हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो उनको उनके बारे में भी बात करते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, बट वो लिमिट से बाहर चले गए। किस जैसे अगर हम गोडैम हिल्स में देखें तो वहाँ पे वॉयलेंट तरीके से उन्होंने मिलिटेंट वे में उन्होंने जो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो फिर चोरा चोरी की घटना होती है। फिर चोरा चोरी की घटना होती है 1922 में। ये जो चोरा चोरी की घटना होती है गोरखपुर में होती है। यहाँ पे पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शन करने के लिए, पीसफुल प्रदर्शन करने के लिए बाजार में। पर वहाँ पे एक वॉयलेंट क्लैश हो जाता है पुलिस के साथ, जिसमें भाई मारा मारी होती है। तो इस इंसिडेंट को सुन के महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो मैंने जैसे बात की कि जब मैंने बात की कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो स्टेजेस में ओपन अप होगी, तो उसमें गांधी जी ने बोला था कि अगर हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सरकार दबाने की कोशिश करेगी तो हम जो डिसओबीडेंस मूवमेंट चलाएंगे, अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, जिसमें हम जितने भी सरकार के लॉ हैं उनको तोड़ेंगे और उनको मानने से इनकार करेंगे। तो जब ये चोरा चोरी की घटना के बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो बंद होगी, तो उसके बाद हमारी डिसओबीडेंस मूवमेंट ने जो है उभरना स्टार्ट कर दिया और डिसओबीडेंस मूवमेंट ने अपना जो है वो स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हमने बात की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने हमने समझा कि सबसे पहले हमने समझा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की नींव कब रखी गई, फिर उसका मीनिंग क्या था महात्मा गांधी के लिए, कैसे अनफोल्ड हुई, फिर हमने देखा कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई, फिर हमने समझा कि टाउन्स में जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, और किसने जो है जो काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट नहीं किया, और क्या इसके इफ़ेक्ट पड़े नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इकोनॉमी पे इन केस ऑफ टाउन, और क्या जो ये क्या रीजन थे इसके टाउन्स में मूवमेंट के बंद होने के। फिर कंट्री साइड में हमने देखा कि किसानों ने कैसे बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में कैसे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, फिर बाद में उन्होंने कैसे किसान सभा फॉर्म की और कैसे उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फिर हमने देखा कि गोडम हिल्स में कैसे आंध्र प्रदेश में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चलाई गई और कैसे जो है ये बंद हुई। फिर हमने देखा कि प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का क्या मतलब था और कैसे उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फिर चोरा चोरी की घटना, और उसके बाद जो ये है हमारी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो गांधी जी ने हाल्ट कर दी, वहीं पे बंद कर दी, और उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है जो है डिसओबीडेंस मूवमेंट, that we will continue in the next chapter. So do share, like, comment. Thank you so much for watching.